आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ आसमी के साथ। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक, माइनॉरिटीज़ और मज़लूमों के लिए काम करने वाली मशहूर बैनुल अक़वामी तंज़ीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम काज बंद कर दिया है। आखिर क्यों? इस तंज़ीम से भारत सरकार को क्या ख़तरा महसूस हो रहा था? इसकी रिपोर्ट की क्या अहमियत होती है जिससे डर गई है मोदी सरकार? बताएंगे पूरी तफसील आज के खबर दर खबर में। इसके अलावा आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी लड़ाई का मामला, जिसमें अब तुर्की और रूस आमने सामने हैं और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने शहीद किया था उससे मुताल्लिक़ 30 सितंबर को सीबीआई की खुसूसी अदालत फैसला सुना रही है और बिहार में एक नया अलायंस बना है। करेंगे सभी का विस्तार से खबर दर खबर में तस्करा, लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। गैंगरेप का शिकार होने वाली दलित लड़की ने सफदरजंग अस्पताल में आज 29 सितंबर को दम तोड़ दिया है। यूपी के चंपा इलाके में 14 सितंबर को घास काटने गई मनीषा को कई दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। उसके बाद दरिंदों ने रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी और जुबान भी काट दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंगल के रोज़ जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा से उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को मुलाकात करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इल्तिजा मुफ्ती की उस तरमीम शुदा दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी जो उन्होंने अपनी वालदा की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दायर कर रखी है। महबूबा मुफ्ती अगस्त 2019 से ही अभी तक नज़रबंद हैं। खेती से मुताल्लिक़ बिलों के ख़िलाफ़ किसानों का धरना और प्रोटेस्ट लगातार छठे दिन भी जारी है और अब उन्होंने इसे 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों बिलखुसूस कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा है कि लोग किसानों, जवानों, बहादुरों और दीगर लोगों के साथ नहीं हैं, बल्कि इसकी मुखालफत महज मुखालफत के नाम पर कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लोग किसानों को भटका रहे हैं। मुल्क में एमएसपी भी रहेगी और किसान को मुल्क में कहीं भी फसल यानी अनाज बेचने की मुकम्मल आज़ादी होगी, लेकिन ये आज़ादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आसाम की वाहिद खातून वज़ीर आला सईदा अनवरा तैमूर का इंतकाल हो गया है। वो 84 बरस की थी और पिछले चंद बरसों से अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। सईदा अनवरा आसाम की तारीख़ में वाहिद मुसलमान वज़ीर आला भी थी। उन्होंने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक कांग्रेस की हुकूमत में वज़ीर आला के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई। उनकी वज़ारत आला का दौर उस वक्त ख़त्म हुआ जब रियासत में 6 माह के लिए सदर राज नाफिज कर दिया गया था। हिंदुस्तान की मैशत के लिए एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। सोमवार को रेटिंग एजेंसी ICRA ने हिंदुस्तान की GDP का नया अंदाज़ा नया सर्वे जारी किया है। इसमें ICRA ने हिंदुस्तान की GDP में गिरावट को बढ़ाकर 11% कर दिया है। पहले ICRA ने हिंदुस्तान की पूरे साल की GDP में 9% की गिरावट का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन अब एजेंसी को लगता है कि हालात बहुत ख़राब हैं और पूरे माली साल के दौरान हिंदुस्तान की इकनॉमी को 11% का खसारा होगा। और अब बात आज के असल मुद्दे की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान में अपना काम काज बंद कर दिया है और हुकूमत पर परेशान करने का इल्ज़ाम आयद किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को काम करने से रोकना और उसके लिए मुश्किलात पैदा करना एक बड़ा मामला है। ये तंजीम ह्यूमन राइट्स पर काम करती है और दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें यह सिर्फ फहरिस्त है, इसका एक बड़ा नाम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का क़याम 1960 में इंग्लैंड में अमल में आया था। एक गैर सरकारी इदारा है जो दुनिया के बेशतर मुल्कों में फ़ाल है और वहाँ इसका काम हो रहा है। 7 मिलियन से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का बुनियादी मकसद इंसानी हुकूक पर काम करना, रिपोर्ट जारी करना, पुलिस और इंतज़ामिया की ज़्यादतियों और उसके मज़ालिम पर आवाज़ उठाना और उसे आलमी बिरादरी तक पहुँचाना है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक उसने जो रिपोर्टें जारी की है, हुकूमत उससे गुस्सा है, नाराज़ है और उसके पीछे पड़ी हुई थी और उसने इदारे के तमाम अकाउंट सील कर दिए हैं। इसलिए अब उसके पास अपना दफ्तर बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया है। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत गुज़िश्ता 2 बरसों से उसके खिलाफ मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ करती रही है और अब उसने उसके बैंक अकाउंट भी सील कर दिए हैं। 10 दिसंबर को इस बात का इल्म हुआ कि हुकूमत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के तमाम बैंक अकाउंट सील कर दिए हैं। इस वजह से तंजीम जो भी काम अंजाम दे रही थी सबको बंद करना पड़ा है। बयान में कहा गया है कि ईडी समेत मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों की तरफ से मुस्तकिल हरासा करने और परेशान करने की वजह से हम हुकूमत के कामकाज में शफाफियत का मुतालबा करते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली फसादात के दौरान और जम्मू कश्मीर में होने वाली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हमने हुकूमत और पुलिस से जवाबदेही तलब की थी और जो रिपोर्ट जारी की थी उससे सरकार बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि भारत में वो हमेशा तमाम कवानीन और उसूल ज़वाबित की पाबंद रही है, लेकिन हुकूमत ने जो किया है उसकी वजह से वो जिन उमूर पर भी रिसर्च का काम कर रही थी उन्हें रोकने और अपने तमाम स्टाफ की छुट्टी करने पर मजबूर होना पड़ा है। मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और समाजी कारकुन शबनम हाशमी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, उसे सुनिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संस्था है जो सभी राष्ट्रों में काम करती है और 10 सितंबर 2020 को उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया। इसकी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल के सारे ऑफिसेज जो इंडिया में थे उनको बंद कर दिया गया है और सारे ही कार्यकर्ताओं को निकालना पड़ा उनको। इसकी वजह ये है कि पिछले 5 साल से जो हम देख रहे हैं कि कोई भी मानव अधिकार पे बात करने वाला, चाहे व्यक्ति हो, कोई कार्यकर्ता हो, कोई संस्था हो, उन पे लगातार हमले आ रहे हैं। उसकी वजह है कि ये सरकार चाहती ही नहीं कि उसके सामने कोई सवाल खड़े करे या उसके जो काम हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी हो। एमनेस्टी इंडिया ने कुछ दिन पहले एक कश्मीर के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, वहाँ पे जिस तरह के हनन हो रहे हैं, मानव अधिकार के हनन हो रहे हैं 370 के बाद, और जिस तरह पूरा जो नेटवर्क है वो बैठा हुआ है, 2G से ज़्यादा वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। और 15 दिन पहले उन्होंने एक दिल्ली राइट्स के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी जिसमें किस तरह पुलिस ने पूरा पार्टिसिपेट किया दंगाइयों के साथ मिल के। तो ऐसी प्रश्न उठाने की वजह से उनके ऊपर एक लगातार हमला है और ये हमला अभी भी है और कुछ 2 साल पहले से भी जब उन्होंने और इस तरह के प्रश्न उठाए अलग अलग चीज़ों पे, जो जर्नलिस्ट पे हमले हो रहे थे, तो लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। और मैं इसको जो पूरे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं या कलाकार हैं या जर्नलिस्ट हैं जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उन पे जिस तरह हमले हो रहे हैं उसी का एक हिस्सा मानती हूँ। ये एक बिल्कुल तानाशाह का जो माहौल होता है उसमें जब कोई भी प्रतिरोध की आवाज़ें जो हैं उनको उठने नहीं दिया जाता और उनको दबाने की पूरी कोशिश होती है, उसी का ये हिस्सा आज एमनेस्टी के ऊपर जो हमला हुआ है वो उसी का हिस्सा है। एमनेस्टी इंडिया ने आज एक अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया है, जबकि उनका कहना है कि 1 लाख से ऊपर हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो उनको लगातार डोनेशन देते हैं और वो हिंदुस्तानी पैसा होता है। और उनकी एक और संस्था है जो इस देश के कानून के हिसाब से वो रजिस्टर्ड है और कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसको वो फॉलो नहीं करते। तो ये लगातार आवाज़ों को दबाने की जो कोशिश है, इसके ख़िलाफ़ हमको आवाज़ें उठानी पड़ेंगी। शुरू में आपको याद होगा 2014 में ऐसे ही ग्रीन पीस के ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद ऐसी बहुत सारी और संस्थाएं हैं, लॉयर्स कलेक्टिव है और इंसाफ एक और संस्था थी, बहुत सारी संस्थाएं थी। पिछले 5 साल में तकरीबन 15,000 संस्थाओं का FCRA जो है वो कैंसिल किया गया है। तो एक तरफ तो हमारी सरकार जो डिफेंस है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उसमें 74% FDI को बढ़ावा दिया है उन्होंने। एजुकेशन में उन्होंने 100% FDI की इजाज़त दी है
और जब वही फॉरेन पैसा अगर कोई संस्था के नाम आता है तो वो कहते हैं कि ये देशद्रोह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वही पैसा पीएम केयर में आता है, पीएम केयर के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकते आप, वो आरटीआई के अंडर नहीं आता, कोई जवाबदेही नहीं है उसकी। सिर्फ और सिर्फ ये हमला संस्थाओं पे है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पे है, मानवाधिकार का प्रश्न उठाने वाली संस्थाओं के ऊपर है, और हम इसे बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हुकूक़ इंसानी की एक दूसरी मारूफ आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस हवाले से हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केनन थरोत ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि इस कार्रवाई से बात और वाज़ेह अंदाज में साबित हो जाती है कि मोदी हुकूमत आज़ादी और फ्रीडम की पासबानी में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। हुकूमत ने 2017 में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी और उसके अकाउंट सील कर दिए थे, लेकिन तंजीम ने इसके ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया था और उससे राहत भी मिल गई थी। हुकूमत ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गैर कानूनी तौर पर बाहर के मुल्कों से फ़ंड हासिल किया है और इसीलिए ईडी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच आज तीसरे दिन भी जंग लगातार जारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली इस लड़ाई को पिछले 25 वर्षों में होने वाली सबसे ख़तरनाक जंग कहा जा रहा है और ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि अगर इससे बड़े पैमाने पर जंग शुरू हुई तो रूस और तुर्की जैसे खित्ते की दो बड़ी ताकतें इस जंग का हिस्सा बन सकती हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच होने वाली लड़ाइयों का बुनियादी मकसद तुर्की को जंग में ढकेलना है और उसे कमज़ोर करना है। मॉस्को का आर्मीनिया के साथ डिफेंस के मामले में अलायंस है जो इस पहाड़ी इलाके की बका और उसके बाहर की दुनिया के साथ राब्ते में बेहद अहम समझा जाता है। दूसरी तरफ अंकारा का अज़रबैजान के साथ अलायंस है और वो उसका शुरू से हामी है। रूस ने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ तुर्की ने कहा है कि आर्मीनियाई मिलिट्री फोर्सेस नोर्गो काराबाग से फौरी तौर पर बाहर निकल जाए और उस इलाके को खाली कर दे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि ये कब्ज़ा है और अब वक्त आ गया है कि नगोर्नो काराबाख के बहरान को अंजाम तक पहुंचाया जाए और उसे आर्मीनियाई मिलिट्री फोर्सेस से खाली करा दिया जाए। आर्मीनिया की पार्लियामेंट ने शदीद झड़प को अज़रबैजान की तरफ से नगोर्नो काराबाख पर एक मुकम्मल फ़ौजी हमला करार दिया है। आर्मीनिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान याना खदालियान ने कहा है कि तुर्क फ़ौजी माहिरीन अज़रबैजान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उनके बकौल तुर्की ने ड्रोन्स और जंगी तैयारे भी फराहम किए हैं। अज़रबैजान ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। तुर्की ने इस इल्ज़ाम पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है, बल्कि कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आर्मीनियाई शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों को नगोर्नो काराबाख से निकाल दिया जाए और अब उन्हें निकलना ही पड़ेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान नगोर्नो काराबाख में लड़ाई की एक तवील हिस्ट्री और तारीख़ है। इस खित्ते में पहली बार आर्मीनियाई मसीहियों और अज़रबैजान के दरमियान झड़पें 1980 में उस वक्त शुरू हुई जब मॉस्को की कम्युनिस्ट हुकूमत के ख़ात्मे का आगाज़ हुआ था। नगोर्नो में काबिज़ आर्मीनियाई ईसाई ग्रुप की वही हैसियत है जो शाम और इराक़ में दाइश की है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसकी सरगर्मियों को दहशतगर्दी से ताबीर नहीं करता है। अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से करारदाद भी पास कर चुकी है जिसमें आर्मीनिया की फोर्सेस से मुतालबा किया गया कि वो अज़रबैजान के मकबूजा इलाकों को फिलफौर खाली कर दे। नगोर्नो काराबाख अज़रबैजान का है, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हो सका है। आर्मीनिया के मुताबिक अब तक उनके 200 फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। नगोर्नो काराबाख में अलहदगी पसंदों की जानिब से भी एक बयान में कहा गया है कि मंगल तक उसके मज़ीद 40 फ़ौजी हलाक हुए हैं और इस तरह अब तक बागियों के 84 जंगजू हलाक हो चुके हैं। एतवार के रोज़ पुरतशद्दुद झड़पों के आगाज़ के बाद से अब तक इस लड़ाई में 11 आम शहरी भी हलाक हुए हैं। उनमें से 9 का ताल्लुक़ अज़रबैजान से है, जबकि 2 आर्मीनियाई शहरी भी इसमें शामिल हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों ने ही ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र अपने अपने मुल्कों में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है। अज़रबैजान ने एक सदारती हुक्म जारी करके पीर के रोज़ फ़ौज को जमा करने का हिदायतनामा जारी किया था, जबकि आर्मीनिया ने इस तरह का हुक्म इतवार को ही दे दिया था। यूरोपीय यूनियन ने लड़ाई रोक कर बातचीत की मेज़ पर आने की दरख्वास्त की है।
इस पूरे मामले पर आज हमने एक तफसीली वीडियोस भी रिलीज़ किया है। जो लोग इस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें वो वीडियो देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और अब बात बाबरी मस्जिद की। 6 दिसंबर 1992 को जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था उनके बारे में 30 सितंबर यानी बुध को सीबीआई की खुसूसी अदालत फैसला सुना रही है। इस मौका पर हस्ब रवायत अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। सभी दाखिला पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग का इंतज़ाम किया गया है और उसे मुहिम की शक्ल दे दी गई है। 2 व्हीलर के साथ 4 व्हीलर गाड़ियों की भी ज़बरदस्त चेकिंग की जा रही है और उसके बगैर अयोध्या में अब एंट्री मुमकिन नहीं है। पीएससी सिविल पुलिस के साथ सादा वर्दी में भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद मामला में कब क्या हुआ और कौन लोग मुलजिम हैं, इस ताल्लुक से देखिए अकरम ज़फ़ीर की यह खास रिपोर्ट। 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी की बनी बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की एक भीड़ ने गिरा दिया, जिसे लेकर देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, हिंसा हुई और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करने की घोषणा की और 10 दिन बाद बाबरी मस्जिद को ढाने की घटना और उसके पीछे कथित साजिश की जांच के लिए जस्टिस MS लिब्राहन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। जांच आयोग ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन अदालत में इस मामले में फैसला आने में इतना लंबा वक्त लग गया कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह पर ही मंदिर बनाने का फैसला दे दिया। कोशिशें तेज हो गई हैं। 6 दिसंबर 1992 को कई दिनों से अयोध्या में कार सेवा के लिए डटे कारसेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया। उसी दिन इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई। पहला FIR नंबर 197 साल 1992, जिसमें कारसेवकों के खिलाफ डकैती, लूटपाट, चोट पहुंचाने, सार्वजनिक इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। दूसरा FIR नंबर 198, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता और बजरंग दल RSS से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। साल 1992 में दोनों FIR को कई अन्य जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया। बाबरी मस्जिद के 10 दिन बाद मामले की जांच के लिए बनाए गए लिब्राहन आयोग की जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए अधिकतम 3 माह का समय दिया गया था, लेकिन समय समय पर इसकी अवधि बढ़ती रही और 17 साल के दौरान आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। लिब्राहन आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी और इस दौरान आयोग के कामकाज पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। बाबरी मस्जिद गिराने की जांच रिपोर्ट में लिब्राहन आयोग ने पाया कि मस्जिद को एक गहरी साजिश के तहत गिराया गया था। आयोग ने साजिश में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश भी की थी। बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में उसी दिन दर्ज कराए गए 2 अहम मुकदमों के अलावा 48 और मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसमें पत्रकारों के साथ मारपीट और लूटपाट जैसे आरोप लगाए गए। बाद में इन सारे मुकदमों की जांच CBI को सौंप दी गई। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की सलाह पर लखनऊ में अयोध्या मामलों के लिए एक नई विशेष अदालत गठित हुई, लेकिन उसकी अधिसूचना में दूसरे कई मुकदमे का जिक्र नहीं था। 8 अक्टूबर 1993 को यूपी सरकार ने मामलों के ट्रांसफर के लिए एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें बाकी मामलों के साथ अन्य 8 नेताओं के खिलाफ FIR नंबर 198 को जोड़ दिया गया। इसका अर्थ यह था कि बाबरी मस्जिद ढाए जाने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में होगी। साल 1993 में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी मामलों में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ने का आदेश दिया। इस मामले में CBI एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करती है, जिसके आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि लाल कृष्ण आडवाणी सहित सभी नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए पहली नज़र में पर्याप्त सबूत थे। विशेष अदालत ने आरोप निर्धारित के लिए अपने आदेश में कहा कि सभी मामले एक ही कृत्य से जुड़े हैं, इसलिए सभी मामलों में संयुक्त मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार बनता है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी समेत दूसरे अभियुक्तों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। 12 फरवरी 2001 को हाई कोर्ट ने सभी मामलों की संयुक्त चार्जशीट को सही माना, लेकिन साथ में यह भी कहा कि लखनऊ की विशेष अदालत को 8 नामजद अभियुक्तों वाला दूसरा केस सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके गठन की अधिसूचना व केस नंबर शामिल नहीं था। साफ शब्दों में कहें तो आडवाणी और अन्य हिंदुत्व नेताओं पर दर्ज मुकदमा कानूनी दावपेच और तकनीकी कारणों में
फंसा रहा। साल 2003 में सीबीआई ने FIR 198 के तहत 8 अभियुक्तों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। हालांकि बाबरी मस्जिद ढाने के आपराधिक साजिश के आरोप को सीबीआई इसमें नहीं जोड़ सकी, क्योंकि बाबरी मस्जिद ढाने में आपराधिक साजिश वाली FIR नंबर 197 और भड़काऊ भाषण वाली FIR नंबर 198 दोनों अलग अलग थी। इसी बीच रायबरेली में लालकृष्ण आडवाणी की एक याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई और उन्हें आरोपों से ये कहते हुए बरी कर दिया गया कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली के आदेशों को रद्द कर दिया और कहा कि लालकृष्ण आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलते रहेंगे। यह मामला कोर्ट में आगे बढ़ा जरूर, लेकिन उसमें आपराधिक साजिश के आरोप नहीं थे। साल 2005 में रायबरेली कोर्ट ने मामले में आरोप तय किए और साल 2007 में इस मामले में पहली गवाही हुई। इसके 2 साल पहले लिब्राहन आयोग ने भी अपनी इस 9 पेज की रिपोर्ट सौंपी, जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट में संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के प्रमुख नेताओं को उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जिनकी वजह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया। साल 2010 में दोनों मामलों को अलग करने का निचली अदालत का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। साल 2001 में इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में 2 प्रकार के अभियुक्त थे। पहले वो नेता जो मस्जिद में 200 मीटर की दूरी पर एक मंच से कार सेवकों को भड़का रहे थे, और दूसरे खुद कार सेवक यानी LK आडवाणी और अन्य नेताओं के नाम आपराधिक साजिश में नहीं जोड़े जा सकते थे। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 20 मार्च 2012 को एक हलफनामा दायर किया, जिसमें दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई के पक्ष में दलील दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में LK आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेजा। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और साजिश के आरोप फिर लगाए गए और दोनों ही मामलों को एक साथ सुनवाई की अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस गतिरोध को हमेशा के लिए खत्म करते हुए लालकृष्ण आडवाणी और 20 अन्य दीगर नेताओं के खिलाफ साजिश का आरोप फिर से लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक अहम पहलू ये भी था कि कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए एक समय सीमा यानी डेडलाइन तय कर दी थी। पहले ये डेडलाइन 2 साल की दी गई थी, जो पिछले साल अप्रैल महीने में खत्म हो रही थी, लेकिन बाद में डेडलाइन को 9 महीने तक बढ़ा दिया गया। कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसे और बढ़ाते हुए हर दिन सुनवाई करते हुए 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। इस तरह बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में कुल 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बाकी बचे लोगों से सीबीआई ने पूछताछ पूरी कर ली है। इन लोगों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, साध्वी चंपत राय, नृत्य गोपाल दास जैसे लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में आज एक और नए गठबंधन का ऐलान हुआ है। यह गठबंधन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच हुआ है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा थी। 2019 से पहले ये पार्टी एनडीए से निकल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस में शामिल थी, उसके गठबंधन का हिस्सा थी। 2020 के बिहार चुनाव में न तो एनडीए में जगह मिली और न ही आरजेडी ने अपने होने वाले गठबंधन में जगह दिया। मजबूर होकर अब उन्होंने मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ अलायंस किया है। इस अलायंस की क़यादत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदर उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। इससे पहले बिहार में असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव और यशवंत सिन्हा का अलायंस बन चुका है। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान अभी बाकी है। पासवान की पार्टी लोजपा ने भी अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। दिलचस्प बात इस पूरे मामले में यह है कि सभी अलायंस एनडीए यानी जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, यानी सभी की मंशा एक ही है कि एनडीए को इक़्तिदार से बाहर करना है। इलेक्शन से जुड़ी एक और खबर यह है कि 11 रियासतों की 56 असेंबली सीटों की तारीखों का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया है, जहां ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इसके अलावा लोकसभा की भी एक सीट का ऐलान कर दिया गया है और वो है बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट।
जिन सूबों में ज़िमनी चुनाव हो रहा है उनमें मध्य प्रदेश काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ 28 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। अगर सभी 28 सीटों पर कांग्रेस जीत जाती है तो मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बन सकती है। खबरदार खबर में आज इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।